Hello everyone. Here we are to talk about the successful car company Toyota and the supply chain model behind its success. Toyota, a Japanese car company that wasn't in a bright spot from very beginning but stands out brightly today. It was surrounded by difficulties from very beginning. Firstly, Japan being a small country with less resources, वहाँ पे लेबर और रॉ मटेरियल को कॉस्टली बना देता एंड फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक एंड सुनामी वहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल बना देते। सेकेंडली, टोयोटा को बिजनेस करते हुए 2 साल ही हुए थे और तब वर्ल्ड वॉर 2 ने दस्तक दी। ऐसे में कंपनी के लिए बिजनेस करना तो क्या सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो टोयोटा उस वक्त की बड़ी कंपनीज जैसे कि फोर्ड, जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में थी, जिनकी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी टोयोटा से काफ़ी ज़्यादा थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कंपनी के 13 साल के एफर्ट्स के बाद भी उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो टोयोटा के टॉप मैनेजर अपने कुछ इंजीनियर्स के साथ फोर्ड के रूज प्लांट गए ताकि वो जान पाएं कि फोर्ड अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करती है। लेकिन इस विजिट के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने प्लांट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जापान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। इस वजह से कैपिटल और मशीनरी लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। पर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अपनी एफिशिएंसी तो इम्प्रूव करनी ही थी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहावत जापान पर बहुत फिट बैठती है। जापान के लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज में एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया जो कम टाइम और लेबर में ज़्यादा आउटपुट दे सके, और इसी का एक मॉडल है जस्ट इन टाइम सिस्टम। और ये आइडिया टोयोटा के फाउंडर ने 1936 में ही लॉन्च कर दिया, लेकिन टोयोटा ने उसका यूज़ 1950 के बाद करना शुरू किया जब उनका ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत सारी इनएफिशिएंसी दिखने लगी। जस्ट इन केस मॉडल उस टाइम पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स यूज़ किया करती थी, जैसे कि फोर्ड। जस्ट इन केस मॉडल को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करिए फोर्ड कंपनी को 10,000 गाड़ियों का ऑर्डर आया, लेकिन फोर्ड कंपनी ने 10,000 की जगह 12,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन किया। जस्ट इन केस अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो वह ये 2,000 गाड़ियाँ मार्केट में भेज सकती है, लेकिन इन 2,000 गाड़ियों से उनकी इनएफिशिएंसीज कम नहीं बल्कि बढ़ी। इन 2,000 गाड़ियों को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से उनका कॉस्ट बढ़ा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल बढ़ा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगी और एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट भी बढ़। बेसिकली कंपनी को 3 इनएफिशिएंसीज का सामना करना पड़ा। पहली ओवर प्रोडक्शन, दूसरी एक्सेसिव इन्वेंट्री और तीसरी अननेसेसरी कैपिटल। इस टाइम पर जापान के लोगों की इनकम बहुत कम और टोयोटा ने ये ऑब्जर्व करा कि हम सिर्फ जापान में अपनी मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, हमको आउटसाइड जापान अपनी मार्केट को कैप्चर करना। बेसिकली उन्होंने यूएसए पर टारगेट करा, और अगर आज हम देखें तो 1/4 टोयोटा की मार्केट यूएसए मार्केट है। टोयोटा ने देखा कि अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी से हम अपनी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। इसी दौरान टोयोटा ने जस्ट इन टाइम मॉडल को लॉन्च कर, जो कि जस्ट इन केस मॉडल का बिल्कुल अपोजिट था। जस्ट इन टाइम मॉडल में सपोज करिए अगर टोयोटा कंपनी को 50 गाड़ियों का ऑर्डर मिलता है, तो वो सिर्फ 50 गाड़ियों के लिए ही रॉ मटेरियल को ऑर्डर करें। जब यह रॉ मटेरियल उनके आउटलेट पे आ जाएगा तो उसे वो आगे प्रोडक्शन प्लांट पर भेज दे। जब उस 50 गाड़ियों की प्रोडक्शन हो जाएगी, पार्ट्स की प्रोडक्शन हो जाएगी, तो उन पार्ट्स को वो असेंबलिंग प्लांट में भेज देंगे, और असेंबलिंग प्लांट में वो बस उतने ही पार्ट्स भेजेंगे जितने 50 गाड़ियों के लिए जरूरत है। सपोज करें 50 गाड़ियों के लिए अगर 200 टायर्स की जरूरत है, तो सिर्फ 200 टायर्स की प्रोडक्शन करके ये असेंबलिंग प्लांट में भेजेंगे। जब उस असेंबलिंग प्लांट में वो असेंबल हो जाएंगे पार्ट्स, उसको उसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए भेज देंगे, और जब वो क्वालिटी चेक से पास होगी तो उसके बाद उससे वो
डिस्पैच जोन में भेज देंगे। डिस्पैच जोन के बाद वो डीलर पे चली जाएगी और डीलर से डायरेक्ट कस्टमर से। तो टोयोटा ने जस्ट इन टाइम सिस्टम को अपना के अपनी एफिशिएंसी को रिमार्केबली इम्प्रूव किया, क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा कंपनी उतने ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही थी जितने रिक्वायरमेंट है। इससे पहले यूज़ होने वाले मेथड की 3 मेन इनएफिशिएंसी इस तरह काफ़ी कम हुई। फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड मेथड में डिमांड फोरकास्टिंग के कारण ओवर प्रोडक्शन हो जाती थी, पर जस्ट इन टाइम सिस्टम में डिमांड फोरकास्टिंग की जगह रियल डिमांड, एक्चुअल डिमांड पर फोकस किया गया, जिससे एडिक्वेट यानी राइट अमाउंट प्रोडक्शन होने लगी। सेकेंड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड में ओवर प्रोडक्शन थी, इसलिए इन्वेंट्री की मेंटेनेंस मैनेजमेंट कॉस्ट हाई रहती थी, पर जस्ट इन टाइम सिस्टम में ओवर प्रोडक्शन मिनिमाइज होने से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट भी मिनिमम हो गई। थर्ड इज अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अननेसेसरी रिसोर्स एलोकेशन। स्टैंडर्ड मेथड में ओवर प्रोडक्शन, हाई ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट कॉस्ट होती थी, जिसकी वजह से अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती थी, रिसोर्स एलोकेशन हो जाती थी और ओवरऑल प्रॉफिट भी इससे काफ़ी इफेक्ट होता था। पर जस्ट इन टाइम मेथड में कॉस्ट मिनिमम हो गई और ओवरऑल प्रॉफिट रिजल्ट्स बेटर आने लगे। इस सिस्टम को लीन मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मिनिमम वेस्टेज अचीव हुई और हायर प्रोडक्टिविटी अचीव हुई। इन शॉर्ट, जस्ट इन टाइम सिस्टम में टोयोटा की कार्स सिर्फ पैम्फलेट्स और शोरूम्स में अवेलेबल होती थी, बट आगे की जो भी प्रोडक्शन है वो ऑर्डर यानी रियल डिमांड आने पर ही की जाती थी। अगर टोयोटा के शुरुआती प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो क्योंकि टोयोटा एक जापान बेस्ड कंपनी है और जापान एक नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, अब उसके शुरुआती प्लांट्स जो थे वो जापान में ही बेस्ड थे। अगर वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो कंपनी को मिनिमम डैमेज बियर करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो एक्चुअली डिमांड अवेलेबल होने पर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम के यूज़ से उनकी डैमेज पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे टोयोटा ने अपने सारे बैरियर्स और प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश किया। टोयोटा नॉट only found a wonderful solution to be more efficient, but also maintained a strong position by being consistent through its efforts. चाहे वो वर्ल्ड वॉर की बात हो जहाँ सिर्फ सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन टोयोटा ने उसे भी ओवरकम किया और अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट में एस्टेब्लिश करा। अगर हम इनएफिशिएंसीज की बात करें, टोयोटा ने अपनी इनएफिशिएंसीज को भी बहुत अच्छे से पहचाना और उनमें चेंजेस लाए और आज एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी में बदला। उन्होंने कस्टमर की रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी देखा और अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा रूप दिया जो कि रिलायबल भी हो और अफोर्डेबल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।